वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। नहीं आ पा रहा था मैं, कुछ दिनों से कारण था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी हम लोग फिर से पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जितनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मैंने एक जगह उनको निपटाई ख़त्म कर दिया है। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, ये दिख रहा होगा आपको इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई। आर्टिकल 324 थोड़ा सा जूम कर दिया जाए फिर देखा जाए। आर्टिकल 324 आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि मतलब चुनाव आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। याद रखिएगा, भाग 15 अनुच्छेद 324, यह एक संवैधानिक संस्था है और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक, कुछ लोग कहेंगे नहीं गलत बता रहे हैं, पहले कुछ और था। मैं पहले की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको वर्तमान की बातें बता रहा हूँ कि इसमें अभी वर्तमान में कौन है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको याद रखना है। साथ में किसका एग्ज़ाम, ये किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का इलेक्शन कंडक्ट कराता है कौन, इसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ में याद रखिए कि इसके जो इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल अथवा 65 साल। इसमें से जो भी पहले हो जाएगा वो, ठीक, ये याद रखिएगा। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा देखिए कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से कैसे हटा सकते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। सेम प्रक्रिया एकदम चल रही, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब यूपीएससी की अगर बात करें, देखिए यूपीएससी में क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यूपीएससी लिखी हुई यही बॉडी, यूपीएससी। इस यूपीएससी में देखिए क्या आपको याद रखना है, ये बहुत भाग रहा है पता नहीं क्यों। यूपीएससी में आपको याद रखना है कि आर्टिकल है 315 से 323, अनुच्छेद 315 से 323। इसके अलावा इसके चेयरमैन और मेंबर होते हैं जनरली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, मतलब संघ की लोक सेवा आयोग और राज्य की लोक सेवा आयोग में मेंबर्स की संख्या 9 से लेकर 11 होती है। बस शर्त ये लिखी है संविधान में कि 9 से, मतलब संविधान इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता क्या होगी इन मेंबर्स की, कुछ भी नहीं बताता। हाँ, एक बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि ये जो 9 से लेकर जो 11 मेंबर हैं, इनमें हाफ ऑफ द मेंबर, जो आधे सदस्य होंगे, वह राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की 10 साल तक नौकरी कर चुके हों, बस यही लिखा हुआ है। इनका नियुक्ति कौन करता है, तो इनके चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका कितना होता है, 6 साल अथवा 65 साल। उम्र जो भी ज़्यादा हो जाए, जो भी पहले चाहे तो 6 साल का टेन्योर, एक अवधि, या फिर 65 साल की उम्र अगर ये गेन कर लें तो इनका यह कार्यकाल होता है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति किसी अन्य संस्था में नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है वो चेयरमैन बने और 6 साल का टेन्योर कंप्लीट कर ले, लेकिन उसकी उम्र 65 साल ना हो, तो वह किसी स्टेट का चेयरमैन बनने की योग्यता रखता है या फिर वह किसी स्टेट का मेंबर बनने की योग्यता रखता होगा। ये याद रखिए। ऐसे इसी प्रकार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है, वो अपने पद से रिटायर होने के बाद किसी अन्य संस्था का किसी अन्य संस्था में, गवर्नमेंट संस्था में एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, लेकिन वह यूपीएससी का चेयरमैन बनने की योग्यता रखता है या फिर किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनने की योग्यता को रखता है। ये याद रखिएगा। अगली बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल है 263। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है। याद रखिए, आर्टिकल 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं, जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके गठन का कारण क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए इसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसमें अन्य मेंबर, अदर मेंबर्स कौन होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, 6 अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स इस इंटर स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा फिनेंस कमीशन, मतलब वित्तीय आयोग। यह वित्तीय आयोग का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। टेन्योर इसका 5 साल है। आर्टिकल है 280। इसके अलावा इसमें 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर। आपको अपनी किताब में पढ़ना है कि चेयरमैन का क्वालिफिकेशन, योग्यता, और अन्य मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, जरूर देख लीजिएगा, संभावना पेपर टफ होगा तो आ सकता है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इनका वर्णन आर्टिकल 338 में लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। याद रखिए, ये 338A आर्टिकल 89 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनके मेंबर्स जो होते हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं, कार्यकाल 3 साल होता है, याद रखिए बस। साथ में याद रखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिसका आर्टिकल 148 से 151 दिया हुआ है। ये देखिए आर्टिकल आपको दिख रहा होगा 148 से 151। आपको याद रखना है कि इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग का इनका टेन्योर 6 साल अथवा 65 साल होता है। और आर्टिकल 149 में इनके कर्तव्य और शक्ति की बात की गई, याद रखिए बस। इसके अलावा ये देखो, खुद ही पीछे चला
आगे पीछे चलाता है, ये कुछ पता नहीं लगता इसका। अगला देखते हैं वापस लौट रहे हैं। देखिए फिर उसके बाद मैंने आपको बताया शेड्यूल 3 में आपको क्या पढ़ना है, आपको शेड्यूल 3 में पढ़ना है कि अनुसूची 3 में किन लोगों की शपथ लिखी हुई है। क्यों मैंने यहाँ पर बात करी है, क्योंकि मैंने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शपथ नहीं बताई, मैंने आपको फिनेंस कमीशन के चेयरमैन की शपथ नहीं बताई, यूपीएससी के चेयरमैन की शपथ नहीं बताई। मैं आपको बता रहा हूँ कि शेड्यूल 3 अनुसूची 3 में किन लोगों की शपथ लिखी है। तो मंत्रियों की शपथ लिखी हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लिखी हुई है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शपथ लिखी है, कैग की शपथ लिखी हुई है, मिनिस्टर फॉर स्टेट्स की शपथ लिखी है, एमएलए की शपथ लिखी हुई है। क्या मैंने यहाँ पर आपको बताया राष्ट्रपति की शपथ लिखी है? इसका मतलब अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और राज्यपाल या उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं लिखी हुई है। याद रखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शपथ आपको दिख रही नहीं दिख रही है, इसका मतलब नहीं लिखी है। हाँ, जिसकी शपथ आपको दिख रहा है वो है कैग की शपथ लिखी हुई है अनुसूची 3 में, याद रखिए। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनकी शपथ लिखी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने आज संवैधानिक संस्थाएं और अनुसूची 3 खत्म कर ली है। तो पॉलिटी में हम लोग मैक्सिमम खत्म कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने पूरे खत्म कर दिए हैं शुरू से लेकर अंत तक। शायद ये पॉलिटी का छठा लेक्चर है आज, तो इसको देखिए। फिर उसके बाद कल शुरू करते हैं पॉलिटी के अन्य महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक संस्थाएं बता दूंगा, और उसके बाद पॉलिटी खत्म कर दूंगा। बहुत कुछ पॉलिटी में खत्म हो चुका है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैं बता चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।